बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं जनाब, ये बताएं आप। हाँ, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। Red जैसे आपकी chicken। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नई वो होती है, तो इस चिकन कढ़ाई का आपने कोई नाम रखा हुआ है या सिंपल चिकन कढ़ाई है? इसमें शिमला है। शिमला है। तो बनती कैसे ये बताएं जी। अच्छा, तो बेसिक जैसे रेगुलर चिकन कढ़ाई बनती है बनती है, और उसके अलावा ये करना है आपने कि ग्रेवी बेस्ड रखने के लिए प्याज नॉर्मल से एक ज़्यादा ले लें, टमाटर नॉर्मल से 2 ज़्यादा ले लें, और इसके अलावा शिमला इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिमला एज अ पेपर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट दैट स्टैंड्स आउट, एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर किसी भी सालन में शिमला फॉर अ बेल पेपर बेसिकली। तो शिमला ज़रूरी है, डाल दिया करें। मज़े का लगेगा। और इसका टाइम कितना लगता है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है तैयार होने में इसको? तो बेसिकली अगर आप चिकन हड्डी वाले गोश्त के साथ काम कर रहे हैं, वो इवन तो वो जल्दी गल जाता है, पर बोनलेस से जल्दी नहीं गलता है। तो बोनलेस बहुत जल्दी गल जाता है, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है। और ये जो दूसरी चीज़ क्या बन रही है, तो मुझे कुछ उबलता हुआ लग रहा है। ड्रिंक तो नहीं लग रहा मुझे, ड्रिंक बना रही है? ये ड्रिंक है, यस। ओ, ये है सवैयों वाला दूध। ओके। यानी शीर खुरमा एक थोड़ा सा ईटेबल कंसिस्टेंसी होती है उसकी, ये थोड़ा सा ड्रिंकेबल है। इसका ऐसा है कि ये बेसिकली मेरी अम्मा बनाती थी। मुझे बचपन में मिल्क नहीं पसंद था, तो अम्मी मिल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके और फिर वो चाहती थी कि अब ये थ्रू हो जाए इसके दूध पीना। ये हर बच्चे की स्टोरी होती है, किसी को कुछ मिला के दिया जाता है, किसी को कुछ। तो आज आप अपनी अम्मी की रेसिपी बना रही हैं। अच्छा, इनकी अम्मी की रेसिपीज बड़ी अच्छी होती है, सीरियसली मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। अच्छा, तो ये ठंडा मिलेगा हमें या गरम मिलेगा? तो मैंने क्या किया है कि कम पोर्शन में सिर्फ मैं जो सवैयाँ हैं उनको बना रही हूँ, और सवैयों को बनाने से पहले आपने ये करना है कि उसको बटर में या घी में उसको थोड़ा सा भून लें, ताकि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और वो जब आप उसको दूध में पकाएं तो वो अपना टेक्सचर रखे, नहीं तो वो बिल्कुल मुशी हो जाएगा और गायब हो जाएगा दूध के अंदर। तो थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि इसमें सवैयाँ हैं। चलें जी, डेफिनेटली आंटी की रेसिपी रहता है ये। बात तो हो रही है सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, और फिर अफसोस ये होता है कि हम तो पूरी कर ही नहीं रहे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक इशू ये आता है लोगों को कि उन्हें पेट्स को डील करना नहीं आता, या जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको डील करना नहीं आता। तो ये हमें कौन सिखाएगा? मसला ये आता है कि अब अगर एक डॉग है वो किसी पे बार्क कर रहा है, तो या तो कोई बच्चा उठा के पत्थर मारेगा, या बड़ा है वो डंडी चलाएगा। इसका तरीका क्या है, उनको डील कैसे करें, वो बार्क क्यों कर रहा है हम पे? सो अनफॉर्चुनेटली पहले ज़माने में ये चीज़ होती थी कि माँ बाप बच्चों को सिखाते थे, बट अभी आप अगर देखेंगे तो सारे बच्चे आके ये बात बोलेंगे जो कुत्ते को पत्थर मारते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि कुत्ता गंदा है, नापाक जानवर है, और इसलिए हम इसको पत्थर मारते हैं। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव। हम लोग सारे स्कूल, सारे यूनिवर्सिटीज़ छोटे छोटे बच्चों पे जा के डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं। जो स्ट्रीट डॉग होता है उनको प्रैक्टिकली लेके जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि ये वही जानवर है जो आपके घरों में भी है, लेकिन क्यों आपके पेरेंट्स इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहते हैं, क्या ये काट रहा है आपको, क्या ये आपको कुछ कह रहा है? तो then they realize it, and then we got a lot of good feedback, because then suddenly a lot of schools started to contact us कि बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बोलने लग गए कि मामा ये गंदा नहीं है। So this for us was something that we felt that needs to be in, the perception has to change, and it slowly is changing. नहीं, डेफिनेटली ग्रेजुअली हर चीज़ चेंज होती है, कभी भी कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन कुछ सवालात लोगों के ये होते हैं, बीच में एक कुत्तों को मारने की मुहिम शुरू हुई थी, उसके बाद फिर कुछ NGOs भी खड़ी हुई थी। लेकिन अगर अंदरूनी सिंध में, क्योंकि मेरा पूरे पाकिस्तान में ये होता है जाना, तो वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी जब कुत्ता हमारे बच्चे को काट लेता है और यहाँ तो वैक्सीन नहीं, और हमारा बच्चा जो है फिर उसकी जान चली जाती है, तो क्या जानवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा बच्चा? इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, इफ़ वी लुक एट सर्कल ऑफ लाइफ, डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इवन इस्लाम में भी ये है कि अगर कोई जानवर आपको तकलीफ़ दे सकता है या मार सकता है, देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस वी कैन टेक फॉर इट। बट अगर हम डॉग्स पे आते हैं, दिस इज़ आवर फॉल्ट। ह्यूमन नेचर, एंड द सेम वे दैट वी हैव ह्यूमन नेचर, वी हैव एनिमल नेचर एज वेल। एक जब डॉग बार्क करता है, देयर आर साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। अ डॉग मिरर्स योर बिहेवियर। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोसाइटी एक तरीके से डॉग को इतने सालों से ट्रीट करते आ रही है,
इफ़ यू नोटिस आप एक सेम डॉग का इन्वायरमेंट चेंज करें, इट विल स्टॉप बार्किंग, बट एट द सेम टाइम फ्यू डॉग्स विल बार्क। और कभी कभार आप नोट करेंगे कि कभी कभार सिर्फ जो शलवार कमीज़ पहने हुए जा रहे हैं उन पे बार्क करेंगे, या कोई पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं फियर है कि इस तरीके के लिबास में किसी ने मुझे पत्थर मारा था या मारा था, सो दे कैन नॉट टेक दैट आउट। दैट इज समथिंग साइकोलॉजिकल एंड इट विल टेक टाइम, बट एट द सेम टाइम हमने अगर परसेप्शन पे काम करना है, स्लोली इट विल टेक अस टाइम, वी नो इट, बट आप ये हमने करके देखा है। आप उस एरिया में सब लोगों को, हम लोग के जो इंटर्न्स हैं वो हर घर घर में जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपने ऐसे 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 प्रिकॉशंस लेने हैं, वो डॉग आपको कुछ नहीं कहेगा, एंड वो डॉग आपको कुछ नहीं कहता है। लोग कहते हैं हमारे घर के बाहर कुत्ता बैठा हुआ है, व्हाट डू वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉग्स ओनली कम इन एरियाज दैट आर डर्टी। अगर आपने अपनी गली को बिल्कुल साफ़ रखा, कुत्ते वहाँ पे नहीं आएंगे। आपने रूट कॉज पे काम करना है। आपने अपनी गली साफ़ कर दी, आपका कुत्ता बाहर आपकी गली पे नहीं बैठेगा, वो वहीं जाएगा जहाँ पे उसको खाना मिल रहा है। दूसरा आता है इसका रूट कॉज, जिसको हमने एलिमिनेट करना है। डॉग पॉपुलेशन इज़ एन इशू दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन पाकिस्तान, जिसमें ये लोग कुत्ता मार मुहिम चलाते हैं, बट कभी इस पे बैठ के बात हुई कि किसका मुसलसल हल क्या है? आप कब से सुन रहे हैं कि हम कुत्ता मार मुहिम करेंगे, और होती है हर आए दिन, हम टीवी पे हो जाती है, और फिर वो उसकी ऐसे तस्वीरें लगाते हैं जैसे दहशतगर्द मार नहीं दी है, एग्जैक्टली ऐसे पिक्चर्स आ रही होती हैं। एंड इट इज़ अ सेइंग, इफ यू वांट टू जज अ नेशन, सी हाउ दे ट्रीट देयर एनिमल्स। आप अमेरिका में जाके देखें, वहाँ पे आप देखेंगे जब एनिमल्स कॉम हैं तो वो, इसका मतलब है पीपल आर नाइस विद देम। एट द सेम टाइम इसका जो प्रॉपर मेथड है ना पूरी दुनिया में जो फॉलो किया जाता है, इट्स कॉल्ड वन हेल्थ अप्रोच। इसमें होता ये है कि आप किसी भी एरिया के या किसी भी सिटी के 70% डॉग्स को न्यूटर और वैक्सीनेट करते हैं। तो जब आप न्यूटर और वैक्सीनेट करते हैं, वो सिस्टम ऐसा बनता है कि ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन ओवर अ टाइम रिड्यूस होती है, नेचुरली, ग्रेजुअली, एंड एट द सेम टाइम रेबीज टाइप की कोई बीमारी उनको नहीं रहती है। सो वंस वी आर gradually decreasing the population of dogs, and secondly we're eliminating all the viruses that come with it. So अगर आप इसको फॉलो करें, हमारी हुकूमत अगर इस पे काम कर ले, इंडस हॉस्पिटल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन अगेन हुकूमत के खिलाफ बगैर कितना कर सकता है इंसान? हाँ, ये देखें ना, एक बड़ा मसला आता है कि कोई भी बेचारा काम करने जाता है, और एक बड़ी अच्छी, अभी इन्होंने जो बात बताई, ये बात बाखुदा मुझे नहीं पता थी कि कभी ना कभी उस डॉग को किसी ने ऐसे शलवार कमीज़ वाले ने या पैंट शर्ट वाले ने मारा होता है, तो उसके दिमाग में होता है। अब ये बातें हमें नहीं पता होती, हम कहते हैं यार ये आ रहा है, भौंक रहा है, तो हम क्या करें, हम कोई चीज़ उठा के मार देते हैं, जो कि गलत है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली गलत ही होगा। तो ये चीज़ें अगर हमारी गवर्नमेंट इसको थोड़ा सीरियस ले ले, लेकिन अफसोस वही होता है कि हमारी गवर्नमेंट तो बड़े बड़े इशूज़ को सीरियस नहीं लेती, तो इस पर तो शायद हंसती होगी, लेकिन ये इसको करना ज़रूरी है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे यहाँ पर सेट पर बड़े प्यारे से बच्चे मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं सबा के मेहमान। तो जी सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से। थैंक यू शायरी। और हमारे पास बहुत प्यारे, बहुत छोटे मेहमान आए हुए हैं, और मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी नींद में है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तारेहान। तारेहान। और आपका? हाय। और आपका? असान। अरसलान। आप तीनों भाई हो? गुड। आप लोग स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो आप? पेप 2। तीनों प्रेप 2 में हो? ज़बरदस्त। तो आपस में खेलते हो फिर स्कूल में? और दोस्त भी होंगे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? है? फेवरेट सब्जेक्ट क्या पसंद है? स्कूल में क्या पढ़ते हो? सब पढ़ते हो? कौन सी और टीचर से खेल सबसे ज्यादा डर लगता है, ये बताओ बच्चों, कौन सी टीचर से सबसे ज्यादा डर लगता है? तो सी भी नहीं। कोई सी भी टीचर से डर नहीं लगता? तंग करते हो टीचर्स को? पनिशमेंट मिलती है? नहीं। अच्छा, फेवरेट टीचर बताओ। चलो। मिस सनम। मिस सनम, वो क्या पढ़ाती हैं? सब पढ़ाती हैं। सब पढ़ाती हैं, नाइस। और आप फिर मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा आप तीनों में से शरारती कौन है? तीनों। बेटा घर पे तो फिर अम्मी का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ। तो घर पे डांट कौन ज़्यादा खाता है? ये लोग। आप नहीं खाते डांट? मैं भी थोड़ी सी खाता हूँ। थोड़ी सी खाते हो डांट? अम्मी पसंद है या अब्बू? दोनों। दोनों ही पसंद है? एक कोई एक ज़्यादा डांटता हो? बाबा। बाबा ज़्यादा डांटते हैं? डांटते हैं बाबा? बाबा अच्छे। बाबा अच्छे हैं। बड़े होके क्या बनोगे आप? तो भी कुछ भी बन जाएंगे। अच्छा, पोएम आती है इनमें से किसी से पूछे जी? पोएम किसको आती है? मुझे। आपको आती है? चलो ये पकड़ो और सुनाओ। बोलो। कोई सी भी भाई, तुम सुना कुछ दो। भी सुना दो। चोरिया रानी तुम पर इंडोती हो रानी, सुबह से पहले उठ जाती हो, ना जाने डराती हो, तुम भी पढ़ने जाती हो,
चांद से पहले आती हो चटरा आना लाती हो पर पटों हिलाती आना तो हिलाती राना तो रानी तो प्लेन जाती है रानी। चिड़िया रानी, मुझे पूरा इतना समझ आया। देखिए यहाँ भी जानवरों की बात आ गई, चिड़िया रानी। अच्छा इनसे तो बात कर ले जो आगे तो बैठे हुए हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? आप बताओ, आपको अम्मी अच्छी लगती हैं, अब्बू? मम्मा मम्मा अच्छी लगती हैं। और आपको? बाबा आपको डांटता कौन है ज़्यादा? बाबा बाबा ही डांटते हैं आपको भी। आप बड़े होके क्या बनोगे? प्लीज पुलिस? पुलिस, ओ। वाह भाई। और आप? पुलिस इनका डिसाइडेड नहीं है वो। अच्छा जी, ये जब भी बच्चे हमारी नशिस्तों में आते हैं बड़ी खुशी होती है और इनके लिए बहुत सारी दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल भी अच्छा करे, नसीब भी अच्छा करे, आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदार रहें। और इन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो आगे जाके इंसानी खिदमत भी करते हैं और फिर हमें बड़ा फ़ख्र भी होता है और फिर हम याद करते हैं कभी हमारी नशिस्त में आए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से शहजाद भाई, जैसे हमारे यहाँ आज कभी डोनेशन की बात होती है तो लोग जमा हो जाते हैं, कहीं खुदा न खास्ता ज़लज़ला या सैलाब आता है तो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जो इतना अच्छा कॉज कर रहे हैं, इसमें किस तरह लोगों को हम इन्वॉल्व करें? कोई तरीक़ेकार है कि जी लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगें? अच्छी बात यह है कि पिछले 6-7 साल से जो शोर मच रहा है उसमें लोगों की अवेयरनेस, शऊर बेहतर हुआ है। दरख्त बड़ी ज़रूरत है और हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ एक शो पीस के लिए नहीं है। तो लोगों ने हिलना जुलना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। तो ये कि जहाँ पॉसिबिलिटी लोगों को इनकरेज किया जाए कि जी या तो आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ लगा सकते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, छत के ऊपर, गमलों में रख के, बट ग्रीन जितना ज़्यादा सब्ज़ा पैदा कर सकते हैं अपने आसपास वो पैदा करें, नेटिव स्पीशीज़ का करें, ताकि माहौल को जो कंट्रीब्यूशन आपने अब देनी है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस तरफ अपना रोल प्ले करें। आप बिगाड़ में आप काफ़ी शामिल रहे हैं एज अ इंसान, एज अ बनी नौ इंसान, आपने जो बर्बादी फैलाई है उसको रिवर्स करने के लिए और अपनी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक ख्वाब गफलत में इस वक्त सो रहे हैं बिल्कुल। हमें जब तक कोई बुराई हमारे सर पे नहीं आती है, तब तक आफत नहीं आती है, तब तक हम जागते नहीं हैं। वो जागने के बाद भी फ़ौरन सोना जो है हमारा बड़ा इंस्टेंट हो जाता है। तो अब गर्मियाँ शुरू हैं, भी आपको नज़र आएगा बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर लोगों को याद आएगा अरे यार वो दरख्त लगाने थे ना, तो साया होता तो काम अच्छा हो जाता है वो, लेकिन उसको लेके पालना, उसको उसकी रखवाली करना, उसको वो नर्चर करना जिसे कहते हैं, उस पर वो तवज्जो देने की हमारी अब आदत नहीं रह गई है। तो ये बहुत सख्त ज़रूरी है कि हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो जाए। अपने पास जगह नहीं है, किसी और जगह लगा के आ जाए, अपने घर के करीब किसी पार्क में जाके दरख्त लगाए और उसको बड़ा करने में, परवान चढ़ाने में पूरी तवज्जो दे। अच्छा शहजाद भाई, जैसे कराची जैसा शहर है, यहाँ पे कंक्रीट के घर बने हुए हैं, इतना स्पेस नहीं है, तो कहाँ पे दरख्त लगाएं? ये भी लोग बहुत जगह है सर, बहुत जगह हैं। लोगों को कोशिश ये लोग करते हैं कि जी रोड की साइड पे लगा दें। मैं कहता हूँ रोड छोड़ दें यार, घर के आसपास कोई पार्क ढूंढ लें, वहाँ चले जाएं, वहाँ लगा लें और उसको एक दरख्त लगा लें, उसको पालते रहें। नहीं ज़रूरत आपको 8, 10, 20, 50, 100 लगाएं आप। और अगर आप उसको एक को देखने के लिए तैयार नहीं है, या उसको बच्चों की तरह है ना आपके, ये जैसे आपने बच्चा एक दफ़ा ले आते दुनिया में तो उसके बाद उसको आपने पालना होता है। उसको 20-25 साल आपने उसको पालते नहीं है जब तक आपके घर में रहता है और इंडिपेंडेंट ना हो जाए। इसी तरह दरख्त है, दरख्त को थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हैं आप, 5-6 साल के बाद आप छोड़ दें तो वो खुद ही चल जाता है। अच्छा शहजाद भाई, हमारे यहाँ नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है ना। अब कोई कहेगा दरख्त लगाओ और वो कहेगा लगाएं कैसे? इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए कि या तो आप बताएं कि दरख्त लगता कैसे है। अब हम तो जब छोटे थे हम सोचते थे जी वो गड्ढा खोदो, उसमें वो उसके चीकू के बीज डाल दो, बस बीज, और पानी डाल दो, खुद ही निकल आएगा। तो थोड़ा सा लोगों को ये भी तो पता हो कि दरख्त लगता कैसे। सर अब इंटरनेट का ज़माना है भाई, बहुत से लोग नहीं यूज़ करते इंटरनेट, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो दूसरे कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। वैसे बहुत आसान है, ज़ाहिर मट्टी खोदें, पौधा, अगर पौधा लगाते वक्त इस बात का ध्यान करें कि वो कम से कम 8 महीने से साल तक का हो, जैसे अगर आप नर्सरी से कहीं से जाके ले रहे हैं, या अगर आप बीज लगा के अपने पास गमलों में भी डाल रहे हैं उसको, तो भी उसको तकरीबन बड़ा होने दें इतना ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसके बाद उसको ज़मीन में लगाएं, क्योंकि वो बच्चा होता है, उसको डालना होता है। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी ज़मीन में किसी जगह, उसके बाद आप उसे पानी देते रहना होता है। ये नहीं होता अल्लाह मियाँ उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं, वो सिस्टम जो बना हुआ है करनी होती है। तो केयर आप करेंगे तो वो दरख्त बड़ी, अगर आप ख़ास तौर पे मकामी
स्पीशीज़ के साथ काम करेंगे जिनको यहाँ उगने की, जो कि इवॉल्व हुए हैं आपके साथ इस जगह पे लाखों करोड़ों साल में, तो वो खुद ब खुद यहाँ उनकी स्टेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, जैसे कई जगहों पे बिल्डिंगों में पानी रिस रहा होता है कहीं पे, और वहाँ कोई चिड़िया गलती से बैठ के चली जाती है, पूरे पूरे दरख्त उसमें उगना शुरू हो जाते हैं उस दीवार के ऊपर, सिर्फ उस पानी की हल्की सी सोर्स से। और वो नेटिव स्पीशी होती है, पिलकन अक्सर नज़र आता है या और दूसरी दो अच्छा स्पीशीज। सिद्धार्थ भाई, क्या ये चीज़ें होती हैं कि ये कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है दरख्त के लिए, ये चीज़ें होती हैं? और कौन से दरख्त हैं जो जिसकी ज़रूरत है, कुछ ऐसे भी मैंने सुना है कि जिसकी ज़रूरत एसएच वाली नहीं है, तो ये ऐसा होता है कुछ? देखिए, हर तरह के दरख्त की ज़रूरत है। ओके। जो चीज़ ज़मीन में उग रही है उसकी ज़रूरत है। हम अक्सर सड़क पे बारिशें होंगी ना अभी, तो बहुत सारी चीज़ें उगना शुरू हो जाएंगी पौधे ज़मीन में। निकल आते हैं ज़मीन में। वो क्यों उगती है भाई? वो मतलब क्यों नहीं उग रही थी और अब क्यों उगना शुरू हो गई है? और अगर वो नेचर ने वहाँ किसी तरह से वो पहुँचा दी है वो चीज़, तो उसका एक रोल है। वो जो वाइल्ड ग्रास उस पर उग रही है या जंगली पौधे जैसे हम कह के चाहते हैं कि हम उसे काट दें क्योंकि हमारी मर्जी का नहीं है या हमारी आँखों को वो अच्छा नहीं लगता, तो ये प्रेफरेंस हटानी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जो चीज़ जहाँ उग रही है उसकी वैल्यू है, वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। हाँ, अब आप बाय डिज़ाइन किसी चीज़ में अगर हिस्सा ले रहे हैं या कोई दरख्त लगाना चाह रहे हैं तो वो भी मकामी ही दरख्तों में से चूज़ करें, वो ऑटोमेटिकली उनकी उगने की सलाहियत बेहतर है इस मिट्टी के अंदर, इस क्लाइमेट को वो बेहतर झेल सकते हैं और आपकी गलतियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी देना भूल गए उसको, तो वो भी वो बर्दाश्त कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जहाँ बात होती है दरख्त उगाने की या दरख्त लगाने की, इसका कितना सवाब है? क्योंकि हमने ये सुना है कि जी दरख्त लगाएं तो सवाब मिलता है, और कभी कभी तो सुना है कि जब तक उससे लोग साया लेते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। इसकी थोड़ी सी हकीकत पर रोशनी ये तो जैसे भी हमने बात की, देखिए इसमें बैक टू द पॉइंट, वो जो हमने शुरू की थी बात, इस्लाम दीन, इसको कहा गया है दीन फितरत। और फितरत किसे कहते हैं कि जो नेचर की रिक्वायरमेंट थी वो दीन हमें दिया गया है। और इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में, जबकि उस वक्त तो ना ये पोल्यूशन थी ना मशीनरी, कुछ भी नहीं था, क्लीन एनवायरनमेंट था, मगर चूंकि दीन क़यामत तक के लिए था, ये सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं था, वरना तो आज खुदा ना खास्ता एप्लीकेबल ही ना रहता। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। दरख्त लगाना सुन्नत है, हम ये मानते हैं, और ये सदका जारिया है। और एक तो ज़ाहिर है कि एक चीज़ मैं और इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि बहुत सी सुन्नतें ऐसी हैं या बहुत सी अहादीस मुबारक ऐसी हैं जिसमें हमें ये तो पता चलता है कि ये काम करने में बहुत अजर है और सवाब है, लेकिन वो क्यों करना है वो हमें नहीं बताया गया। मेरा दिल ये कहता है कि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यकीनन ये पता होगा कि इस सदी में पोल्यूशन कितनी बढ़ जाएगी और दरख्त की क्या इंपॉर्टेंस बन जाएगी। लेकिन उस दौर में जो लोगों ने अज्यूम किया कि उसके फ़वाइद उस दौर में क्या थे दरख्त के, उस वक्त भी लोग उसके साए में बैठते थे, परिंदे उस पर घोंसले बनाते थे। और उसके अलावा एक बड़ी प्यारी बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल भी अगर कोई उस आपके दरख्त से, पेड़ से खा लेता है, जब तक वो दरख्त किसी भी मखलूक को, परिंदे हैं या जानवर हैं या इंसान हैं, उन्हें नफ़ा पहुंचा रहे हैं, कोई उसमें साए में बैठ रहे हैं। कितनी ऐसी प्यारी हदीसें मुबारक हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप पढ़ते हैं कि आप दरख्त के साए में बैठे हुए थे। उस ज़माने में बहुत लोग ट्रैवल किया करते थे और कई कई दिनों का उनका सफ़र होता था, तो जब मुसाफिर थक जाते थे तो किसी सायादार दरख्त को ढूंढते थे कि उसके नीचे थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर अपने घोड़ों को वहाँ पर कहीं बांध लिया जाए। तो हर दौर की ज़रूरत होती है। अब आज ना तो हमें घोड़े बांधने की ज़रूरत है दरख्तों से, ना हमें खुद बैठने की आम तौर पे ज़रूरत होती है, लेकिन आज जैसे अभी बता रहे हैं हमारे भाई कि वो तो अब बहुत ज़रूरत बन गया, यानी अब तो ज़िंदगी और मौत वाला मामला बनता जा रहा है। हम सोच नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे। और मैं फिर वही बात आपसे कहूँगी जो शायद किसी को अजीब से लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इल्म हमें दिया जो आज हम उस पर अमल कर सकते हैं। हाँ, अगर उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी ये बता देते एक ज़माना आएगा आलूदगी हो जाएगी, हमें उस ज़माने के लोगों को तो ये बात समझ ही ना आती, या वो घबरा जाते, परेशान हो जाते। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कई चीज़ों के लिए बचपन से तैयार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये तुम्हें अब हमारी सबा कुकिंग इतनी अच्छी करती हैं, हमारे घरों में बच्चियों को ख़ास तौर पर कुकिंग सिखाई जाती है, लेकिन वो बच्ची को हमेशा ये नहीं कहा जाता कि बेटे आपको कुकिंग करनी है। कुछ लोग कह भी देते, उस वक्त होता शादी जब होगी तो
शादी भी हो, खुद भी इंसान जब रहता है तो अब वो ट्रेंड करते हैं इसी तरह Training लड़कों करता को काम के लिए ट्रेन किया जाता है, जो हमारा कल्चर है कि लड़के ज्यादातर बाहर काम करें और लड़कियां जो है वो कुकिंग करें, लेकिन बहरहाल दोनों काम हो सकते हैं। दोनों हो जाते तो हैं, अब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स एक एक चीज बता के करें कि ये हम इसलिए कर रहे हैं। अगर हमें ट्रस्ट है हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमें सिखाया है जिंदगी में वो हमारे काम ही आएगा। Definitely. ऐसे ही हमारा दीन हमें सिखा रहा है। तो दरख्त तो बहुत ही जैसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सदका जारिया हैं, और दरख्तों पे जो तस्बीहात पढ़ते हैं परिंदे, बल्कि एक रिवायत मैं आपको बताती हूँ कि एक हदीस है, कुछ लोग कहते हैं ऑथेंटिक है, कुछ नहीं, मगर बहरहाल वो हदीस मुबारक बहुत मशहूर है, और वो ये है कि आपने एक कब्र पर हरी टहनी लगा दी थी और आपने फरमाया कि जो हरी शाख है जब तक ये सब्ज रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, और जो कब्र में है उसको भी इसका फैज़ मिलता रहेगा। तो दरख्त तो बहुत ही अच्छी चीज़ दरख्त लगाएं, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं है तो जाके मालूम कर लें, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है। उसके अलावा बात होती है जहाँ जानवरों की, तो इनके साथ जो ये लोग जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इसमें आपकी अवेयरनेस की कमी है। वो तो बेचारा जानवर है, जैसे कि सदरा ने बताया कि जी उसके साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ होता है तो वो ये कर रहा होता है, लेकिन आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, इस बारे में सोचिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।